बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात और धमकियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर इस वक्त ईरान का दौरा कर रहे हैं, मगर अहम तरीन सवाल यह है कि आखिर मुज़ाकरात का मरकज़ इस्लामाबाद से तेहरान क्यों मुंतकिल हुआ। वजारत खारजा की जगह पर पाकिस्तान की वजारत दाखिला को मैदान में क्यों उतरना पड़ा। अगर पाकिस्तान की सालिसी नाकाम हुई तो फिर अमेरिका का रवैया पाकिस्तान के साथ कैसा होगा। वो कौन से ऐसे दो नुकात हैं जो इस वक्त रुकावट बने हुए हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी भी किस्म के अमन माहिदे के लिए। अगर ये मुज़ाकराती अमल नाकाम रहा तो इसके असरात ईरान, पाकिस्तान और पूरी दुनिया पर क्या होंगे, आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर एक मरतबा फिर ईरान का सरकारी दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के हवाले से पाकिस्तान की जगह पर अमरीकी वजीर खारजा ने स्वीडन में खड़े होकर ये इंकशाफ किया कि फील्ड मार्शल आज तेहरान जा रहे हैं और ईरानी क़यादत के साथ वो मुज़ाकरात के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। जबकि पाकिस्तान की वजारत खारजा से जब फील्ड मार्शल के दौरे के हवाले से आज सवाल किया गया था तो वहां पर ना इस दौरे की तरदीद की गई न तस्दीक की गई। यानी पाकिस्तानियों से ज्यादा, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से ज्यादा अमरीकी वजीर खारजा को मालूमात हैं कि पाकिस्तान की मूवमेंट क्या होगी, पाकिस्तान की सिचुएशन क्या डेवलप होगी। तो एक तो आपको मालूम ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स वो टोटली इररेलेवेंट दिखाई दे रहे हैं जिनको रेलेवेंट होना चाहिए। अब फील्ड मार्शल का जो दौरा है, ये दौरा माजी के दौरों से कैसे मुख्तलिफ है। इसमें सबसे पहली और बुनियादी बात, इंटरनेशनल मीडिया ये दावा कर रहा है कि फील्ड मार्शल ने इस मरतबा ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनई से बराह रास्त मुलाकात करना चाहते हैं। खामनई साहब जब से उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया है तब से उनकी कोई अपीयरेंस नहीं है, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। कभी वो लाइमलाइट के अंदर नहीं आए। उनके स्टेटमेंट जरूर आते हैं। ईरानी सदर ने एक मुलाकात जरूर की और उसका अहवाल भी लोगों तक पहुंचाया, लेकिन कभी भी वो पब्लिक डोमेन में नहीं आए। तो क्या वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से बराह रास्त मुलाकात करेंगे और क्या पाकिस्तान ये समझता है कि वो सुप्रीम लीडर को अगर एंगेज करे तो शायद कोई रास्ता निकल सकता है। मगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये काम, ये जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, ये काम फॉरेन ऑफिस का है। मगर पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से मुल्क को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है कागजों में, मगर प्रैक्टिकली आर्मी चीफ पूरे मुल्क को चलाते हैं। पूरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, गवर्नेंस के इश्यूज हो, वो SAFC में बैठकर कंट्रोल करते हैं। वो बैक स्टेज पर बैठ के फैसलों को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अब हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान का वजीर खारजा, उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहां पर है, और मोहसिन नकवी साहब जिनका ताल्लुक वजारत दाखिला के साथ है, वो ईरान के अंदर मौजूद हैं। वो ईरानी क़यादत के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो इससे पता ये चलता है कि जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है वो बराह रास्त इंगेज है ईरानी क़यादत के साथ। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का अब इस पूरे तनाज़े के साथ, कॉन्फ्लिक्ट के साथ कोई खास रोल है नहीं। सेरेमोनियली प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं, इसहाक डार साहब भी मौजूद हैं, मगर जो पावर और अथॉरिटी या मैंडेट है वो मोहसिन नकवी के पास है, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के पास है। अब ऐसा क्यों है? इब्तदाई तौर पर ये बात
अंडरस्टैंडेबल थी कि पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा था और इस्लामाबाद टॉक्स की बात हो रही थी, इस्लामाबाद पीस एग्रीमेंट की अकॉर्ड की बातें हो रही थी। मरकज इस्लामाबाद था, मगर इतना ट्विस्ट आया है कहानी के अंदर कि अब मरकज इस्लामाबाद से शिफ्ट होकर तेहरान पहुंच गया। अब ईरानी क़यादत पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान के ऊपर अब इतना प्रेशर है, अमरीकी खुद तो ईरान जा नहीं सकते, ईरान किसी तीसरे मुल्क में अब जाने के लिए तैयार नहीं है, तो अब अमरीका पाकिस्तान की क़यादत पे प्रेशर डाल रहा है और सालिस ईरान के चक्कर लगा रहा है। तो एक आपको शिफ्ट दिखाई देता है, इससे आपको पता लगता है कि ईरान का पलड़ा कितना भारी है, ईरान की पोजीशन कितनी स्टेबल है कि अब वो मुज़ाकरात की मेज को इस्लामाबाद से खींच के तेहरान के अंदर ले आया। तो ये एक पाकिस्तान के लिए भी एक आई ओपनर है और अमेरिका के लिए भी कि ईरान ने डिप्लोमेटिकली इतनी स्ट्रेंथ इस रिजिडनेस के साथ क्रिएट कर ली है कि अब मजबूर है अमेरिका और पाकिस्तान के वो तेहरान उनके दरवाजे पर दस्तक दे। जबकि सालिस हमेशा सालिस का रोल ये है कि वो मीडिएट करता है, वो दोनों को एक्सेप्टेबल होता है, दोनों फोर्सेस उसके पास बैठकर बातचीत करते हैं, मगर ये बातचीत तेहरान के अंदर हो रही है। तो एक शिफ्ट आ गया और फिर वजारत खारजा से मामला बराह रास्त फौज की कमांड में वजारत दाखिला के अंडर चला गया। लेकिन ये क्यों हो रहा है? फील्ड मार्शल बज़ाहिर बड़ी तारीफें करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब और पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है। असल प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान ने इस रोल को एक्सेप्ट किया है, इस रोल को मांगा है। एक है कि किसी ने आपको एक रोल दिया है और दूसरा है कि आपने एक रोल खुद डिमांड किया है। इब्तदाई तौर पर तो बड़ी तारीफ हुई, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ, एक रिकग्नाइजेशन डेवलप हुई, मगर प्रॉब्लम यहां पर है कि पाकिस्तान से जो आउटकम अमेरिका चाहता है वो आउटकम अब नहीं मिल रही, वो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं पे ट्रंप को नहीं मिल रही, वो विक्ट्री नहीं मिल रही जिसकी बुनियाद पर आसिम मुनीर साहब से तवक्कुआत कायम की गई थी। पाकिस्तान अभी तक अमेरिका के उन मफादात को हासिल करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। बज़ाहिर हम सालिस हैं, हम किसी साइड पर नहीं है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि अगर पाकिस्तान को ईरान और अमेरिका में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो फिर पाकिस्तान की जो क़यादत है, अवामी क़यादत, वो अमेरिका का इंतखाब करेगी। तो अब आसिम मुनीर साहब पे बड़ा प्रेशर है कि उन्हें हर सूरत के अंदर एक पीस डील लाकर देनी है, एक ऐसी पीस डील जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होते हुए दिखाई दें। मगर फर्ज कर लीजिए कि अगर ये पीस डील नहीं होती तो फिर ईरान के साथ तो जो होगा सो होगा, पाकिस्तान के साथ क्या होगा? क्या पाकिस्तान के साथ ऐसे ही गुडी गुडी सीन चलेगा, पाकिस्तान की ऐसे ही तारीफें की जाएंगी, या फिर पाकिस्तान के भी कान मरोड़े जाएंगे और पाकिस्तान को भी बताया जाएगा कि तुम्हारे ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट हमने की, बड़ी तुम्हारी तारीफें की, लेकिन तुम हमारे किसी काम नहीं आए। तो जब कोई बेकार पुर्जा होता है फिर उसको उठाकर बाहर फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, और कुछ असरात में दिखाई दे रहे हैं। अचानक से पाकिस्तान का ये मुज़ाकराती प्रोसेस चल रहा है, तो अचानक से हम देख रहे हैं कि इंडिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स भी साइन होने जा रहे हैं और अमरीकी वजीर खारजा 4 रोज़ा दौरे पर इंडिया जा रहे हैं, जिसमें वो दिल्ली जाएंगे, जयपुर जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे और मुख्तलिफ आगरा जाएंगे, और ये 4 दिन का उनका विजिट है। और ये विजिट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप अमेरिका के लिए कुछ कर नहीं सकते या अमेरिका को डिजायर रिजल्ट्स नहीं ला कर दे सकते, फिर हमें आपकी जरूरत नहीं है। फिर हमारा खित्ते के अंदर पार्टनर, रिलायबल पार्टनर, पुराना पार्टनर एक ही है और वो इंडिया है। और फिर इंडिया से भी पाकिस्तान को जंग की धमकियां, इंडियन आर्मी चीफ जो लैंग्वेज अब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि पाकिस्तान की फौज पे बड़ा प्रेशर है कि उन्हें हर कीमत के ऊपर कोई रिजल्ट और आउटकम निकाल कर दिखानी है। अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर वो जो अभी गोद में बैठाया हुआ है पाकिस्तान को ट्रंप ने, वो फिर गोद से उनको उतार दिया जाएगा। और फिर जब गोद से उतारा जाता है तो फिर आपको पता है कि इस मुल्क में कुर्सियां कैसे रजीम चेंज ऑपरेशन होते हैं।
وہ پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ڈیڈ لاک کہاں پر ہے، وہ دو نکات کون سے ایسے ڈیڈ لاک کا باعث بن رہے ہیں جس کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ رہی۔ بظاہر دونوں سائڈ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب بڑے مثبت اشارے مل رہے ہیں، راستہ دکھائی دے رہا ہے، فریم ورکس کا تبادلہ ہو رہا ہے، پرپوزلز کا تبادلہ ہو رہا ہے، لیکن دو نقطے ہیں جہاں پر آ کر گاڑی رک جاتی ہے۔ پہلا نقطہ ہے یورینیم کی موجودگی کا، دوسرا نقطہ ہے آبنائے ہرمز کے کنٹرول کا۔ یورینیم کے حوالے سے ایران نہ تو کسی دوسرے ملک میں منتقل کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی وہ اس یورینیم کو ضائع کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے دو تین ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو ایران نے نئی بحری اتھارٹی قائم کر دی ہے جو کنٹرول کرے گی پورے اس بحری نظام کو، اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹول ٹیکس وصول کرے گی، پلس جو سب سے بڑی اس وقت الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے ایک نیا آبنائے ہرمز کا نقشہ جاری کیا جو متحدہ عرب امارات تک جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایک تھریٹ آپ کہہ لیجئے کہ ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہے یو اے ای کے لیے، اور امریکہ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ٹول ٹیکس کی پالیسی ہے اس کے اوپر بھی امریکہ کے تحفظات ہیں۔ تو یورینیم کی افزودگی اور ٹول ٹیکس کی وصولی، آبنائے ہرمز کے حوالے سے اتھارٹی اور ایک نیا نقشہ، یہ وہ دو تین بڑے میجر پوائنٹس ہیں جہاں پہ ڈیڈ لاک ہے۔ بٹ سٹل دیکھتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو وہ کس کی شرائط پر ہوگا، کون فلیکسیبلٹی شو کرے گا، اور پلس عاصم منیر صاحب کا خود چل کر تہران جانا کیا ایران کے اوپر اتنا پریشر کریٹ کر سکے گا یا تہران کو کوئی ایسا ریالٹی چیک دے سکے گا جس کے ذریعے وہ امریکی صدر کے لیے کوئی سپیس کریٹ کر سکیں، ایک بڑا سوال ہے۔ بٹ جہاں پر یہ ڈپلومیٹک چینلز چل رہے ہیں وہیں پر ہمیں ایک گلوبل تبدیلی بھی نظر آ رہی ہے امریکن مائنڈ سیٹ میں۔ امریکہ نے ایران جنگ سے پہلے جن جن اتحادیوں کو ناراض کیا تھا امریکہ ری الائن کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ یورپی یونین کے ساتھ بڑا پھڈا اور کانفلکٹ چل رہا تھا اور یورپی یونین سے نیٹو سے بڑے ناراض دکھائی دے رہے تھے امریکی صدر۔ آج انہوں نے پولینڈ کے لیے 5000 امریکی فوجیوں کی تعیناتی کا اعلان کیا ہے۔ یہ بڑی ایک سگنیفیکنٹ تبدیلی ہے امریکن ایپٹیچیوڈ میں۔ کل تک وہ ان کی ڈیفنس ایڈ ٹریڈ سب کچھ بند کرنے کی باتیں کر رہے تھے، مگر آج وہ فوجی تعینات کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پولینڈ سے ہٹ کے جو ایک اگلی چیز ہمیں دکھائی دی آج کے دن کے اندر، وہ تائیوان کے حوالے سے 14 ارب ڈالر کا اسلحہ فروخت کرنا تھا، مگر ابھی چین کا دورہ کر کے آئے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، تو انہوں نے چین کی ریکویسٹ کو ایکسپٹ کرتے ہوئے، ایکسپٹ کرنا ہی اس کو کہیں گے، کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب یہ اسلحہ فروخت نہیں کریں گے، اور اس کو فروخت نہ کرنے کی وجہ ایران جنگ کی موجودہ سچویشن ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو مزید اسلحے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے وہ اپنے ذخائر کو چھڑنا نہیں چاہتے۔ تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ امریکہ بھی اپنی ایک نئی اسٹریٹجی بچھا رہا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کر رہا ہے، یورپی یونین کے ساتھ بھی اپنے آپ کو ٹھیک الائن کر رہا ہے، اور پلس چین کو بھی اعتماد میں لے رہا ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایک آلٹرنیٹو فورس، ایک گھیرا ایران کے گرد، جو ایران کے حامی فورسز ہیں یا وہ خاموش سپیکٹیٹر تھے، ان کو بھی اب وہ اس جنگ میں شامل کرنا چاہ رہا ہے۔ بٹ سٹل دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایفرٹس کس حد تک کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔